Okay, so good morning, everyone. So actually, our lecture was on 28th October, I think so, and after that, there was vacation. So as I was discussing with you in that lecture, कि lecture हमें लेना चाहिए नहीं, but I am taking this lecture from the college. Some labs are provided to me. Wi-Fi connections are there, LAN and there. So it was not possible for me to take lecture during that period because all the labs were sealed. Okay, सब college बंद था इसलिए lecture नहीं ले पाया तब मैं. Okay, so but कुछ notes थे शायद मैंने आपको forward किए थे and I think so some उससे पहले भी कुछ IS कोड मैंने आपको फॉरवर्ड किए थे. बट व्हाट वी विल डू, एक आपको एक मतलब बताना चाहता हूँ कि जो हम आगे से अब ये डिस्कस करेंगे ये टैब में, ये हमारा लास्ट पार्ट ही चल रहा है, मोस्ट ऑफ लास्ट पार्ट है, बिकॉज नाउ यू हैव आइडिया दैट कि किसी भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग, किसी भी स्टील स्ट्रक्चर बिल्डिंग, किसी भी फ्रेम स्ट्रक्चर बिल्डिंग या फिर कोई भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर, उसमें मटेरियल डिफाइन कैसे करती है आपको मालूम है. ओके, वन बाय वन आई एम स्टेप्स टेलिंग यू. मटेरियल डिफाइन कैसे करना मालूम है. ओके, वन मटेरियल नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टोरी एंड ग्रिड डाटा पे हम काम करते हैं. ओके, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस स्टेप्स. ओके, तो हमको ये चीज़ें पता है. ओके, हमें यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग पता है कि सिंपल स्टोरी डेटा हमने अभी अभी काम किया उस पर, या फिर कस्टम ग्रिड स्पेसिंग हमने देखा है. ओके, कस्टम ग्रिड स्पेसिंग मतलब क्या होता है कि जब एक्स डायरेक्शन में क्या कहते हैं कि हर एक स्पेसिंग यहाँ पे इक्वल नहीं होती, इक्वल स्पेसिंग नहीं होगी वहाँ पे. दो रूम्स का स्पेसिंग होगा 6 मीटर, उसके बाद के दो रूम का स्पेसिंग होगा 5 मीटर. सो हम ये चीज़ यहाँ से हम मतलब एडिट कर सकते हैं. ओके, ये भी हमारा हो गया था. ओके, सो द पॉइंट इज दैट कि जो सिंपल स्टेप्स है किसी भी एक स्टूडेंट को मालूम होने चाहिए बिफोर लर्निंग ई टैप, कि उसमें एसआई यूनिट कैसे करते हैं, या फिर आगे की चीज़ होती है आईएस को डिफाइन करना, स्टोरी डेटा पे काम कैसे किया जाता है, ग्रिड पे काम कैसे किया जाता है, एक्स एंड वाई डायरेक्शन बोथ. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन. अभी आपको मैंने एग्जांपल दिखाया वो एक्स का था. आपका अगर वाई डायरेक्शन में रूम्स के स्पेसिंग अगर अलग अलग हो, ओके 6, 5, 4, 3 ऐसे भी हो, आप कस्टम ग्रिड में आप ये चीज़ें कर सकते हो. ओके, सो देन आफ्टरवर्ड्स क्या होता है कि एक प्लान बन जाता है, एक 3D व्यू बन जाता है. ओके, देन आप मटेरियल डिफाइन करते हो, कंक्रीट होगा, स्टील होगा, रीबार होगा, मेसनरी होगा. ओके, ये आप डिफाइन करते हो एज पर रिक्वायरमेंट. ओके, देन आप फ्रेम सेक्शन में जाके बीम कॉलम बनाते हो. इन एडिशन टू दैट आप बनाते हो किसी भी एक बड़ी स्ट्रक्चर अगर होगी आपके सामने, आपके पास होगी, तो आप उसमें ऑटो सिलेक्ट भी कर देते हो. ओके, सो ऑटो सिलेक्ट का भी आ गया है, तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड यूजिंग दैट कमांड ऑटो सिलेक्ट. बिकॉज आप ही के एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था, तब मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में, मुझे याद है. So now if that student is present over here or others also can answer, what was the use of that auto select list command? सर वो अलग अलग फ्लोर के लिए अलग अलग क्लासिफिकेशन हो गए ना, इसके लिए होता है. Yes, but also ये आंसर भी सही है. ओके, मोस्ट ऑफ, बट ट्राई टू आंसर लाइक दिस ऑल्सो कि जब आपके पास है ना 3 टाइप्स ऑफ बीम, 4 टाइप्स ऑफ बीम ऐसे हो गए, एंड नो यू आर नॉट टोल्ड कि 1 to 18 में, 1 to 8 में, 9 to 14 में हर एक को ऐसे ऐसे बीम लगाने. सो ई टैप का एक और अच्छा फंक्शन क्या है कि ऑटो सिलेक्ट कमांड यूज़ करके वो सभी बीम को ऐड करता है. हमने वो काम किया था. ओके, आप जब ऑटो सिलेक्ट में जाओगे ना, तब वहाँ पे आप ऑटो सिलेक्ट करके ऐड करते हो, सिर्फ ऑटो सिलेक्ट कॉलम करते हो, ऑटो सिलेक्ट बीम करते हो. तो ई टैप क्या करता है, उन 3 बीम में से हर एक फ्लोर को एक इकोनॉमिकल
स्ट्रेंथ के हिसाब से अच्छा वाला बीम सिलेक्ट करके वहाँ पे बता देता है आपको. एंड यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, अगर आपका आरसीसी हुआ होगा, थर्ड ईयर का अगर बच्चे उनका नहीं होगा, वो अभी डीएसएस पे काम कर रहे हैं, बट जिनका आरसीसी हुआ है ना, वो क्या करना, मैंने एक केस स्टडी देखा था कि मैनुअल डिज़ाइन करके भी एएसटी या फिर बीम सेक्शन, ट्रायल सेक्शन उनका लिया जाता है. ओके, देन आप आईएस कोड के हिसाब से बताते हो, कुछ चेक्स लेके बताते हो, शेयर फोर्स का होगा या फिर बेंडिंग मोमेंट का होगा या फिर डिफ्लेक्शन का होगा. ऐसे बहुत सारे चेक होके आप बताते हो कि यस दिस सेक्शन इज सेफ फॉर द डिज़ाइन पर्पज. मतलब ये मैनुअल डिज़ाइन आप करते हो, डीएसएस में भी है और आरसीसी में भी है, बट दे मैनुअल हो गया. सो यू कैन कंपेयर दैट मैनुअल डिज़ाइन विद द ई टैप डिज़ाइन ऑल्सो, एंड ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एएसटी. आप रिपोर्ट्स में भी देखोगे ये चीज़ें. ओके, आफ्टर दैट वी वर ऑन दैट मटेरियल एंड फ्रेम सेक्शन पार्ट. आपको मैंने ये भी बताया कि स्लैब कैसे करना होता है, डिफाइन. देन वॉल का था, और हमने इसी एग्जांपल में जो हमने लास्ट वीक या लास्ट मंथ में देखा था ऑटो क्लैडिंग का, वो भी हमने देखा था. ओके, एंड आफ्टर दैट यू वेर ऑल्सो टोल्ड कि लोड केसेस, लोड पैटर्न्स एंड लोड कॉम्बिनेशंस कैसे डिफाइन किए जाते हैं, कैसे मॉडिफाई किए जाते हैं. ओके, सिस्मिक का था, विंड का था, ये भी बताया था. एंड देन आफ्टर दैट किसी भी स्ट्रक्चर में उसके बेस में फिक्स सपोर्ट कैसे असाइन किए जाते हैं, ये भी हमने सीखा था. ओके, ये क्यों बता रहा आपको, बिकॉज ये स्टेप सभी स्ट्रक्चर में सेम ही रहता है. डिफरेंट पार्ट क्या है अभी वो डिस्कस होने वाला है 5 मिनट में. ओके, देन सपोर्ट प्रोवाइड करने के बाद आप चेक करते हो. ओके, रन एनालिसिस, चेक मॉडल कर दो एरर है क्या नहीं उसमें. एंड देन आप लोड कॉम्बिनेशन में जाके ईटैप को बताते हो कि आपको कॉन्क्रीट फ्रेम डिज़ाइन करना है, स्टील फ्रेम डिज़ाइन करना है या फिर कॉम्पोजिट बीम डिज़ाइन करना है, आप सब बता देते हो. उसके हिसाब से आप कॉम्बिनेशन सबका आपके सामने आ जाते हैं. ओके, देन यू स्टार्ट टू डिज़ाइन, सॉरी यू स्टार्ट टू एनालाइज. देन आफ्टर दैट एनालिसिस आ जाता है, डिफ्लेक्शन शेप भी वहाँ पे आ जाता है. ओके, आपके सामने आप शियर फोर्स डायग्राम देख सकते हो, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख सकते हो, अबाउट डेट, लाइव, सिस्मिक एंड विंड लोड्स. ओके, इन सब चीज़ों के आप डिफ्लेक्शन शेप्स देख सकते हो कि किस डायरेक्शन में वो कैसा स्वे हो रहा है. ओके, आफ्टर दैट हमने डिज़ाइन भी देखा था. ओके, व्यू रिवाइज करना, स्टार्ट डिज़ाइन चेक करना. ओके, बट ईटैप 17 में आपको मैंने शुरू से एक प्रॉब्लम बताया था कि इसमें क्या हुआ है कि डिटेलिंग का पार्ट जो है ना वो नहीं है इसमें. सो 70 के बाद उन्होंने क्या किया कि CSI डिटेलिंग एक अलग सॉफ्टवेयर बनाया. यू कैन चेक इट. 16 में था, बट 16 का क्या हो रहा है कि टोरेंट से या फिर कहीं पे से वो डाउनलोड या फिर इंस्टॉलेशन में बहुत दिक्कत आ रही है. ओके, सो इस CSI डिटेलिंग का मैंने भी बहुत ट्राई किया, वो नहीं मिल रहा है. बट जस्ट पॉइंट इज दैट ई टैब में हम रिपोर्ट्स भी देख सकते थे. एनालिसिस का रिपोर्ट में बता रहा हूँ, दैट मीन्स बेस शेयर हो या फिर जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, स्टोरी ड्रिफ्ट हो, ये सब हम चीज़ें देखते हैं. हम रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं उसमें. और 17 के पहले मतलब 16 में डिटेलिंग भी आता था, मतलब ड्राइंग शीट एक बड़ा वाला आता था उसमें डिटेलिंग के पार्ट में. बट बाद में उन्होंने क्या किया, से डिटेलिंग होने शुरू कर दिया. ओके, उसका एक वीडियो भी है मेरे पास, आपको वीडियो में दिखा दूंगा ये शेयर करते वक्त जब हमारा फॉरवर्ड होगा. बट एनालिसिस के पार्ट तक, डिज़ाइन के पार्ट तक आने के बाद ये सब कॉमन चीज़ें है किसी भी बिल्डिंग में डिज़ाइन या फिर एनालिसिस करने का. बट द पॉइंट इज, आप किसी भी कंपनी में जब जॉब करोगे और आपके सामने मोस्ट ऑफ 90% या फिर 80% जो एग्जाम्पल या फिर जो प्रोजेक्ट रहेंगे ना, that will be most of multi-story buildings, and every multi-story building has to be designed or analyzed by using some earthquake resistant structures or some process or design methods. और इसी के बारे में कुछ मेथड्स डिज़ाइन मतलब बताए गए हैं. ओके, जैसे कि लीनियर स्टैटिक एनालिसिस है, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस है, एंड टाइम हिस्ट्री एनालिसिस है. मतलब ये स्टोरी वाइज हमें बताता है कि डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, कौन से स्टोरी पे ज़्यादा स्वे हो रहा है. ओके,
सो आज के इस लेक्चर में यू आर गोइंग टू ओनली वॉच, एक वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगा, ओके। बिकॉज उसमें क्या है कि सबसे पहले उन्होंने बेसिक बताया है, फ्रॉम अर्थक्वेक स्ट्रक्चर्स टू दैट डैम्पर्स and shear wall, then time history, response spectrum, and then linear static analysis, as well as SA by G, Z, R, I। ये क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज मोस्ट ऑफ क्या होगा कि मैं आपको जब एग्जाम्पल में या फिर जब डिज़ाइन हम जब शुरू करेंगे इन पे, तो देर विल बी आई थिंक सो टाइम नहीं रहेगा या फिर एक्सप्लेन करने में किसी को समझ में नहीं आएगा। बट आई फाउंड दिस वीडियो इज़ वेरी इन शॉर्ट, मतलब बहुत अच्छे से उसने समझाया है, ओके। सो आपके साथ में ये वीडियो शेयर करूँगा। जस्ट वन ऑफ यू प्लीज कंफर्म मी आफ्टर दैट प्लेइंग वीडियो कि आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही है नहीं, ओके। जस्ट वेट, ओके। तो इस वीडियो में हम लोग जनरली अभी क्या देखने वाले हैं कि अपन कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं तो उसको कैसे सेस्मिक। ठीक है, मैंने पॉज किया है। प्लीज वन ऑफ यू कंफर्म मी कि आपको आवाज़ सुनाई दे रहा है क्या इसमें? यस सर। ओके, ऑडियो एंड सब वीडियो क्वालिटी अच्छे से, ये मैंने, ठीक है। अभी आप क्या करना कि कोई पार्ट आपको अगर समझ में ना आए तो यू कैन रेज योर हैंड, ओके। मैं माइक अभी आपका म्यूट कर दूंगा, ओके। और यू कैन मैसेज, बट वॉच दिस वीडियो केयरफुली बिकॉज इसमें सिर्फ 20 मिनट का या 30 मिनट का वीडियो है। अच्छे से देखना, इसमें बहुत इसने एक्सप्लेन किया है। मैं वीडियो भी टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ओके। बिकॉज इसी वीडियो के बाद हम 3 मेथड डिस्कस करने वाले हैं। मैंने इस पर बहुत स्ट्रेस दिया है कि सभी को वो डिज़ाइन एनालिसिस डिफाइन करना आता है, बट ये चीज़ें सब क्या कहते हैं, डिज़ाइनर या फिर क्लाइंट मांगते ही है कभी कभी कि हमें इस तरीके से बताओ, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस से बताओ, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम से बताओ कि कैसे आपका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर दिखेगा along x y, about डेड लोड सिस्मिक और एनी, एज वेल एज ये हम डिफाइन भी करते हैं, क्या कहते हैं, लोड केसेस में हम डिफाइन भी करेंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एंड टाइम हिस्ट्री एनालिसिस। बहुत ही इजी ये भी, बट सम बेसिक शुड बी ऑल्सो क्लियर, ओके। सो इसलिए मैं ये पार्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी मैं वीडियो प्ले कर दूंगा, ओके। रेजिस्टेंस अपन को बनाना है, ठीक है ना। हाउ वी आर गोइंग टू मेक दैट स्ट्रक्चर सेस्मिक रेजिस्टेंट, क्योंकि तुम जानते ही हो अर्थक्वेक जो जोन्स हैं वो बहुत ज्यादा है, अपन इंडिया में भी इवन बहुत ज्यादा है। तो और ये बहुत अच्छा स्कोप है एक सिविल इंजीनियर के लिए अपना करियर बढ़ाने के लिए, क्योंकि सेस्मिक रीजन में बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी प्लानिंग चाहिए अभी भी, ठीक है। बहुत से अच्छे अच्छे इसमें टॉपिक्स आए, ब्रेसिंग्स करना, जैसे डैम्पर्स वगैरह, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स आए और उनमें भी बहुत इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए स्टार्टिंग है, और तुमने शायद विंड एंड सेस्मिक एनालिसिस में पढ़ा भी होगा, नहीं भी पढ़ा तो कोई बात नहीं, उसका थोड़ा लॉजिक कैसे यहाँ यूज होगा वो मैं समझाऊंगा तुमको, ठीक है। तो हम देखो जनरली आज हो सकता है कि अपन ईटेप पे जाए ही नहीं, ठीक है, इस वीडियो में हो सकता है, पर हो सकता है जाए भी, ठीक है। डिपेंड्स की कितना टाइम लगता है इसमें अपन को। सो लेट्स सी, स्टार्ट, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेस्मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स होता क्या है, ठीक है ना, अपन वो देखेंगे। सो आई स्टार्ट विथ दी अपन इसमें जो पूरी स्लाइड्स में 4-5 चीजें पढ़ेंगे। वाटर सेस्मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग क्या होती है, अर्थक्वेक क्या होता है, मैग्नीट्यूड और उसकी इंटेंसिटी कैसे अपन लाते हैं, सेस्मिक रेजिस्टेंस टेक्निक्स क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो सेस्मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स क्या होती है, दीज आर द बिल्डिंग्स दैट डिजाइन टू रेजिस्ट द अर्थक्वेक वेव। सिंपल सी बात है, जब अर्थक्वेक की कोई वेव आती है तो उस वेव को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बिल्डिंग्स बनाते हैं जो उस वेव्स की एनर्जी को कंपनसेट कर सके। है तो एक तरीके की एनर्जी वो, तो उसको कंपनसेट करना, वो बिल्डिंग्स तक नहीं आ पाए या बिल्डिंग के स्ट्रक्चर्स तक नहीं आ पाए, ठीक है। जैसे इसमें इन लोगों ने केबल्स का पूरा एक पूरा जंजाल लगा रखा जो उस वेव्स की एनर्जी को क्या करता है, कंपनसेट करता है, बट इट डजंट लुक गुड, ठीक है। इसके अलावा दूसरे और हमारे पास आउटपुट है, जो दूसरे और अल्टरनेटिव्स है वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो वो बिल्डिंग जो कि अर्थक्वेक वेव्स को रेजिस्ट करेगी, इट विल बी सेस्मिक रेजिस्टेंस वेव, ठीक है। जैसे हमारे उदयपुर में हमको भी सेस्मिक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आप 2 मंजिला आपका खुद का घर बना रहे हो या 3 मंजिला बना रहे हो, तो क्योंकि अपन जोन भी सेकंड में आते हैं, वी डोंट नीड कि भाई अपना ज्यादा मेटेरियल खर्च हो उसमें, ठीक है। पर जहां जरूरत है वहां करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज अर्थक्वेक क्या होता है। सबको पता है अर्थक्वेक क्या होता है, इट इज द शेकिंग ऑफ ग्राउंड ड्यू टू सडन रिलीज ऑफ एनर्जी इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है ना। अर्थ क्रस्ट जब हिलता है तो वी गेट एनर्जी और हमारी बिल्डिंग क्या होती है, स्टार्ट गेटिंग मूव,
ठीक है, और क्योंकि कंक्रीट ब्रिटल है तो इट इज गोइंग टू ब्रेक, है ना। अब अर्थक्वेक किसकी वजह से होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसकी वजह से होता है। तो इन्होंने बता रखा है कि 95% जो होता है वो अराउंड टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है, वरना वॉल्केनिक इरप्शन या रॉक फॉल या लैंडस्लाइड एक्सप्लोजन की वजह से होता है। दैट विल बी 5%। एक छोटा सा वीडियो यू कैन सी कि ये कैसे ऊपर नीचे हो रहा है हमारा, ठीक है ना। सो यू कैन सी कि मैं इसको एक बार म्यूट कर देता हूँ, ठीक है ना, कैसे प्लेट्स मूव करती है और इनके बीच में फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, एक एनर्जी निकलती है, एंड दैट एनर्जी इज द कॉज ऑफ दैट अर्थक्वेक। और वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि टेक्टोनिक प्लेट्स बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना, और फ्रिक्शन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। नाउ मैग्नीट्यूड कैसे काउंट करता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड कैसे होता है, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन अर्थ, कितनी एनर्जी। और रिक्टर स्केल हमारा सबसे मेन रहता है अर्थक्वेक का, ठीक है ना। हम रिक्टर स्केल को यूज करते हैं टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, है ना। ये स्केल्स कुछ बता रखेंगे, जैसे 0.1 मैग्नीट्यूड का अगर रिक्टर स्केल है, दैट मींस ग्राउंड मोशन इज 1.3 टाइम्स, जो नेचुरल था उससे 1.3 टाइम्स वो मूव हुआ है, ठीक है। और एनर्जी जो चेंज हो रहा है वो अराउंड 1.4 टाइम्स हो रहा है। और अगर तुम 0.1 से उछल के सीधा 1 पे देखोगे, लेट्स से मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाता है तो इट इज अराउंड 10 टाइम्स ग्राउंड मोशन क्या हो रहा है, 10 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। और एनर्जी चेंज कितना हो रहा है, अबाउट 32 टाइम्स, ठीक है ना, 32 गुना बढ़ रहा है। तो ये रिक्टर स्केल में मतलब मैग्नीट्यूड में अगर आप 0.1 से भी 1 पे जाओगे तो इट इज अराउंड एनर्जी जा रही है आपकी 32 टाइम्स और 10 गुना आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। तो स्केल इज क्वाइट बिग ना, यू कैन से। नाउ इसका एक फार्मूला होता है, वैसे आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, बट आप देख सकते हो कि रिक्टर स्केल कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। रिक्टर लोकल मैग्नीट्यूड वैल्यू दैट इज ml इज गिवन बाय log base 10 कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ लार्जेस्ट सिस्मिक वेव। एम्पलीट्यूड आप समझ सकते हो, इट इज द मैक्सिमम यू कैन से डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव। वेव कैसी होती है, एक साइन वेव आपने देखी होगी, कॉस वेव साइन वेव देखते हैं तो उसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है, क्रेस्ट जो होता है वो, ठीक है ना। तो लार्जेस्ट सिस्मिक वेव का एम्पलीट्यूड ए नॉट जो आपका है वो स्मॉलेस्ट सिस्मिक वेव का एम्पलीट्यूड है, और डेल्टा जो है वो एपिसेंटर डिस्टेंस है। एपिसेंटर समझते हो, जहां से अर्थक्वेक बनता है मेन, ठीक है ना, दैट विल बी द एपिसेंटर। तो वहां से आप एक रिक्टर स्केल निकाल सकते हो, ठीक है। इन्होंने कुछ वैल्यूज दे रखी है, डिफरेंट अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड ऑन रिक्टर स्केल। अगर लेस देन 2 है मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल पे तो इट इज क्वाइट माइनर, दैट इज नॉट फेल्ड बाय पीपल, रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे इसको, कुछ नहीं करेंगे। बट 2 से 6 होगा, इट विल बी क्वाइट मॉडरेट, इट विल कॉज डैमेज टू द पोअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स। 6 से 8 है तो मोस्ट बिल्डिंग्स पार्शियली और कंप्लीटली कोलैप्स, ठीक है, मेजर होता है। और 8 से 10 तो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। सॉरी, विल सी इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो अपन क्या करते हैं, इंटेंसिटी अभी अपन किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर सकते, हम इंटेंसिटी के लिए हम लोग फॉर्मूलाज यूज करते हैं, ठीक है ना। ग्रेटेस्ट नियर द एपिसेंटर, एपिसेंटर के पास में सबसे ज्यादा होगी, एंड इट विल बी क्वाइट लेस अवे फ्रॉम, ठीक है ना। और ग्राउंड की शेकिंग को मेजर करती है इंटेंसिटी। नाउ हम लोग क्या करने वाले, हाउ टू मेक बिल्डिंग सिस्मिक रेजिस्टेंस। हम हमारी बिल्डिंग जो अभी अपन ने बनाई है पिछले इतने सारे लेक्चर्स में 23 स्टोरीज को, उसको अपन कैसे बनाएंगे, तो इट मस्ट हैव टू बी बाय डिजाइनिंग, एंड इट मस्ट हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्गर और मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। थोड़ा फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, अगर डैम्पर्स लगा रहे हो, रोलर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन रोलर्स लगा रहे हो, ऐसा कुछ है ना। इट मस्ट हैव टू बी मोर स्ट्रॉन्गर, अगर आप ज्यादा अच्छा कंक्रीट यूज कर रहे हो, स्टील यूज कर रहे हो, तो ऐसा, ठीक है। नाउ हमारे पास कुछ टेक्निक्स हैं, उसमें फर्स्ट टेक्निक आती है दैट इज मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स। आप क्या करोगे, मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स बनाओगे। और मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम्स ज्यादा हाई स्टोरीज के लिए नहीं होती, बट थोड़े मीडियम राइज स्टोरीज के लिए होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ बीम्स एंड कॉलम यूज करते हैं, दैट इज बीम्स रिजिडली कनेक्टेड टू कॉलम। जो बीम होगी वो रिजिडली पूरी की पूरी कॉलम से कनेक्ट होगी, और ऐसा पूरे स्ट्रक्चर में होगा, हर एक बीम हर एक कॉलम एक दूसरे से रिजिडली कनेक्ट होगा, फिक्स होगा अच्छे से, ठीक है। और इसको बोलते हैं अपन लोग मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम, ठीक है ना। वो पूरी तरीके से मोमेंट रेजिस्ट करेगा, मतलब अगर बीम बैंड होगी तो उसके साथ कॉलम भी शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उस फोर्स के लिए, ठीक है। तो हम उसको मोमेंट रेजिस्टिंग टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। एक ब्रेस्ड फ्रेम्स होता है, आप लोगों ने ब्रेस्ड फ्रेम देखा होगा, ठीक है। हम ब्रेसिंग बनाते हैं ऐसे, आप देख सकते हैं, तो 2 कॉलम है, उनके बीच में ब्रेसेस है। दांत में अपन ब्रेसेस कराते हैं ना टीथ में, वो सेम वैसा ही है, ठीक है ना। तो वो वहां पे वो चेन को पकड़ के रखता है, दांत को अंदर दबा के रखता है। यहाँ पे ये क्या करेगा, पूरे कॉलम्स को शिफ्ट होने से क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है ना। इट कंसिस्ट ऑफ डायगोनल स्टील सेक्शंस, डायगोनली स्टील सेक्शंस होंगे, एंड प्राइमरी डिजाइन्स टू रेजिस्ट विंड एंड अर्थक्वेक फोर्सेस। एसेंट्रिक टाइप ऑफ ब्रेसिंग इज कॉमनली यूज्ड इन सेस्मिक रीजंस, ठीक है ना। अपन सेस्मिक रीजंस में अपन यूज करते हैं। नाउ वी हैव द shear walls। shear walls अभी बहुत अच्छा है, ठीक है, टॉपिक आप लोग पढ़ना, मैं इसमें shear wall डिजाइनिंग में पढ़ाऊंगा। तो ऐसे हम shear walls बनाते हैं, पूरी की पूरी एक वॉल होगी, ठीक है, आरसीसी की या मेशनरी की भी हो सकती है, बट इट मस्ट हैव टू बी क्वाइट थिक, तो हम आरसीसी यूज करते हैं वहां पे। तो पूरी की पूरी आपकी आरसीसी की हो सकती है बड़ी, जैसे यहाँ पे एक प्लान बता रखा है इन्होंने और यहाँ पे बता रखा है, ठीक है ना। तो वर्टिकल एलिमेंट्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स रेजिस्टिंग सिस्टम जनरली यूज्ड इन हाई राइज बिल्डिंग वेयर seismic एंड विंड फोर्सेस आर हाई, जहां पे विंड फोर्सेस हाई होते हैं।
फिर एक डैम्पर्स होते हैं, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइस होती है, दीज आर यूज्ड टू डिसिपेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेस्मिक वेव पेनिट्रेटिंग इनटू द बिल्डिंग। ये मूव करते हैं बिल्डिंग के साथ में कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो बहुत हद तक जो लेटरल एनर्जी होती है वो ये कंपनसेट कर लेते हैं, ठीक है। और स्काईस्क्रेपर और टॉल बिल्डिंग्स में हम लोग डैम्पर्स यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दैट इज वैसे के वैसे एक ट्यून मास डैम्पर भी होते हैं, ये थोड़ा कम ही यूज होता है। एक विस्कस डैम्पर्स होते हैं, ठीक है, या उसके अंदर हमारे हाइड्रोलिक डिवाइसेस आती है, आप हाइड्रोलिक डिवाइसेस देख सकते हो। इसके बारे में शायद आपने कभी देखा होगा, अगर लेट्स से ये ऊपर वाली बीम अगर मूव होती है तो ये जो पिस्टन्स है ये अंदर बाहर मूव होंगे, ठीक है ना, एंड इट विल रिड्यूस द शेकिंग ऑफ द ओवरऑल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये अपने आप को कंपनसेट करेंगे, एनर्जी जो भी काइनेटिक एनर्जी अपने इसके अंदर कंपनसेट कर लेंगे, ठीक है। और दीज आर नोन एज हाइड्रोलिक डिवाइसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फ्रिक्शन डैम्पर्स आते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन डैम्पर्स कैसे होते हैं मैं इसको प्ले करके आपको एक बार बताता हूँ। वीडियो अगर थोड़ा छोटा सा दिख रहा होगा, ट्राई टू सी, ठीक है ना। ये इलास्टिकली बिल्डिंग को मूव कराएंगे, ठीक है। ये इस तरीके के फ्रिक्शन डैम्पर्स होते हैं, ठीक है। आगे पीछे ये लोग मूव करेंगे और पूरा ब्रेसिंग इनके साथ साथ मूव होगा, तो बिल्डिंग को क्या करेगा, मूव नहीं होने देगा, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं आपके बेस आइसोलेशन। बेस आइसोलेशन एक रबर का एक तरीके से तुम कह सकते हो कि पूरा का पूरा नीचे ऑब्जेक्ट होता है गोल, जो कि पूरा आपका शेकिंग को क्या करता है, अब्सॉर्ब करता है, फोर्सेस को अब्सॉर्ब करता है, ठीक है ना। और अगर आप इसको छोटी तरीके से देखना चाहोगे तो ये ऐसा होता है, ठीक है, मेड फ्रॉम लेयर्स ऑफ रबर विद थिन स्टील प्लेट्स बिटवीन देम एंड थिक प्लेट, ठीक है। ये हमारा मेनली रबर का होता है। ये हमारी बियरिंग्स होती है, दैट इज फ्रिक्शन पेंडुलम बियरिंग्स कहते हैं। जैसे बीच में एक बियरिंग होती है और उसके ऊपर दूसरी एक प्लेट होती है, जैसे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो, दो प्लेट्स के बीच में ये जो नीचे सिल्वर लाइन है, इसके अंदर हमारी एक छोटी सी फ्रिक्शन पेंडुलम बॉल होती है। तो ये प्लेट ऐसे एक दूसरे पर मूव हो सकती है और ये बॉल अंदर उनके बीच में रहती है, ठीक है ना। ये ज्यादातर हमारे इधर यूज होता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं फ्रिक्शन पेंडुलम bearing। टू हॉरिजॉन्टल स्टील प्लेट होती है दैट कैन स्लाइड ओवर ईच अदर बिकॉज ऑफ देयर शेप, एंड ये हमारे पास एक स्लाइडर की वजह से ये बॉल होती है उसकी वजह से होता है, ठीक है। सो दीज आर दी मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हम लोग क्या करते हैं, हमारा ये सेस्मिक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन लोग, ठीक है। मैं तुमको दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ कि हमारे पास मेथड्स कैसे हैं सर, हम कैसे कैसे हम लोग सेस्मिक रेजिस्टेंस बिल्डिंग, हमको क्या करना है ई टाइम में, वो वाली बात है ना। हम ये सब बनाने से तो रहे, है ना। तो मेथड्स ऑफ सेस्मिक एनालिसिस, ठीक है ना, हम लोग क्या करने वाले हैं उसमें। तो हम लोग क्या करने वाले हम देख लेते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में या इस पीपीटी में अपन ये देखेंगे कि सेस्मिक एनालिसिस क्या क्या है और उसके टाइप क्या क्या है, ठीक है ना। हम लोगों को एनालिसिस करना है फिर डिजाइन करना है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं सेस्मिक एनालिसिस में, हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा रिस्पॉन्स करेगा उस अभी जो यहाँ से जो पार्ट है ना वो एक्सप्लेन करेगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे बहुत ध्यान देना अभी। ओके, अर्थक्वेक पे जो भी हमारे पास आने वाला है, जिस भी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आने वाला है, हम और ये डिपेंड करेगा कि आपकी बिल्डिंग कौन से जोन में है, आपने कैसा उसको इंपॉर्टेंस फैक्टर दे रखा है ना, वो कितनी हाइट है बिल्डिंग की, ठीक है, वो सारी चीजों पे डिपेंड करेगा। तो इट कैलकुलेट द रेस्पॉन्स ऑफ स्ट्रक्चर टू द अर्थक्वेक। इस एनालिसिस में हम लोग मेनली ये करते हैं, ठीक है ना। ये चीज याद रखना, ठीक है ना, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आपसे बहुत सारे जने पूछ सकते हैं कि आप लोगों ने जो सेस्मिक एनालिसिस करी वो कौन सी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेस्मिक एनालिसिस दो तरीके की होती है, स्टैटिक एनालिसिस एंड डायनेमिक एनालिसिस। जो पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें मेरा पेपर दिखाया था जिसमें मैंने स्टोरी ड्रिफ्ट बताया था अर्थक्वेक से, तो मेरा स्टैटिक एनालिसिस था, ठीक है। और एक होता है डायनेमिक एनालिसिस। नो डाउट डायनेमिक एनालिसिस थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट होगा और ज्यादा थोड़ा रियल लाइफ से मिलता जुलता होगा, पर इसकी वैल्यूज को एक तरीके से ऑब्जर्व करना भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। पर ईटैप बहुत आसानी से ये कर लेता है, ठीक है। वी हैव द स्टैटिक एनालिसिस, और स्टैटिक एनालिसिस के अंदर भी हमारे पास दो है, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस एंड नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस। फिर डायनामिक में भी सेम, लीनियर डायनामिक एंड नॉन लीनियर। इसमें अपन सारे करेंगे ई टाइप में लगभग, ठीक है ना। लीनियर स्टैटिक तो बहुत सिंपल है, एंड फिर मैं लीनियर एंड नॉन लीनियर में इसमें आएगा आपका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड लीनियर डायनामिक में, एंड नॉन लीनियर में आएगा आपका टाइम हिस्ट्री मेथड, जो मैं दोनों करवाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, कभी भी कोई पूछे तो ध्यान रखना स्टैटिक डायनामिक क्या होता है, ठीक है। और अपन एक एक करके पढ़ेंगे तो उनको भूलना मत, ठीक है। नाउ सबसे फर्स्ट अपन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस को देखते हैं। लीनियर स्टैटिक, लीनियर था उसमें भी एक स्टैटिक था, सॉरी स्टैटिक था उसमें एक लीनियर है, जो अपन लीनियर देखते हैं। लीनियर को अपन लोग इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक डिजाइन बेस शेयर कैलकुलेट करते हैं, डिजाइन बेस शेयर कैलकुलेट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, वो IS 1893 से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मैं भी शेयर करूंगा, तुमको आगे बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है ऑल दैट। एंड देन दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। उस बेस शेयर को हम थ्रू आउट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एंड वी विल सी कि वो कैसा रेस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है ना। सो दिस इज नोन एज योर इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, ठीक है।
Now if I go into the non-linear static analysis, स्टैटिक में ही एक नॉन लीनियर आता है, उसको हम पुश ओवर एनालिसिस कहते हैं. क्या कहते हैं? पुश ओवर. ये क्या बताता है? ये बताता है टोटल सेस्मिक फोर्स अगेंस्ट डिफ्लेक्शन. ठीक है, हमारा पर डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है उस बेस शेयर की वजह से या उस सेस्मिक फोर्स की वजह से. ठीक है ना. तो अब ये ग्राफ बनाता है टॉप डिस्प्लेसमेंट और बेस शेयर के बीच में. इट इज नोन एज द कैपेसिटी कर्व. तो ये कर्व बताएगा हमको नॉन लीनियर में. ठीक है. देन वी गो टू, अब हमारे स्टैटिक में लीनियर नॉन लीनियर दोनों हो गए. ठीक है. तो हम जाएंगे आप लोग डायनामिक पे. तो डायनामिक में लीनियर डायनामिक को हम बोलते हैं दैट इज रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड. ये बिल्डिंग का रेस्पॉन्स देखता है. ठीक है ना, बाय मेजरिंग द नेचुरल मोड ऑफ वाइब्रेशन. वो कैसे वाइब्रेट कर रही है बिल्डिंग डिपेंडिंग ऑन दैट सेस्मिक रेस्पॉन्स, को कितना रेस्पॉन्स दे रही है. तो इसके लिए भी हम अपना IS 1893 यूज करेंगे. उसमें इसके बहुत सारी फॉर्मूले हैं, वो अपन देखेंगे. ठीक है. कोड यूज आने वाला है बहुत हद तक. ठीक है ना. कोड के बिना आप लोग कुछ कर नहीं पाओगे. तो इट इज नोन एज रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम. डायनेमिक में जो नॉन लीनियर आता है उसे हम टाइम हिस्ट्री एनालिसिस कहते हैं. ठीक है. टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चरल रेस्पॉन्स द स्ट्रक्चर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मोशन रिकॉर्ड. ग्राउंड मोशन जो हो रहा है उसके साथ में हमारी बिल्डिंग कितना वेरी करेगी. तो ये सबसे थोड़ा एकदम नॉन लीनियर होगा, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, और इट विल नॉट बी टोटली रिलेटेड टू द ग्राउंड मोशन. हो सकता है ऊपर नीचे कुछ हो. ठीक है. So it can be different in different cases. तो ये नॉन लीनियर हमारा टाइम हिस्ट्री, ये भी मैं करवाऊंगा तुमको. ठीक है. एंड दिस इज इट. ये चार हमारे मेथड है. ठीक है. फर्स्ट था हमारा स्टैटिक. ठीक है. दैट इज इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड. फिर हमारा पुश ओवर एनालिसिस है, फिर रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम है, और फिर टाइम हिस्ट्री है. पुश ओवर होगा तो मैं शायद स्किप करूंगा, बाकी मैं सब करवा दूंगा तुमको लोग. ठीक है. और पुश ओवर भी होगा तो विल सी, क्योंकि मैं थोड़ा चाह रहा हूँ लेक्चर्स बच जाए इसलिए. ठीक है. तो दिस वाज अबाउट कि क्या क्या मेथड्स है. तो स्टार्टिंग नो डाउट हम लोग इक्विवेलेंट मेथड से ही करेंगे. ठीक है. दूसरा मैं आपको एक और फिलोसॉफी शेयर कर लेता हूँ, दैट इज कैसे आपको कोड यूज करना है एंड ऑल दैट. ठीक है. वेट फॉर अ सेकंड. Now this come the philosophy of seismic technical terms जो अपन लोग अभी करने वाले हैं. दैट इज जो मेनली हमारा पहला ईटैब रहेगा. दैट इज इसको नॉन लीनियर में हम लोग स्टैटिक जो करेंगे वो. ठीक है. तो इसमें क्या होने वाला है, मेनली वी आर हैविंग ए डिजाइन फिलोसॉफी. ठीक है ना. तो ये बोल रहा है अंडर माइनर शेकिंग अगर होती है तो क्या होता है, मेन लोड जो कैरिंग मेंबर्स होते हैं वो डैमेज नहीं होते हैं, पर दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़े से रिपेरेबल डैमेज उनको मिल जाता है. पर अगर मॉडरेट शेकिंग होती है तो मेन लोड कैरिंग मेंबर्स जो होते हैं उनको दैट में सस्टेन रिपेयरिंग डैमेज, और अदर पार्ट में भी रिप्लेस आफ्टर डैमेज. जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनको आपको पूरा रिप्लेस करना पड़े. और अंडर मेजर में क्या होता है, जो मेन लोड कैरिंग मेंबर्स है वो खुद irreparable damages sustain कर सकते हैं. ठीक है. तो इट इज अ काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी नीड टू कंसीडर कि हमको क्या क्या देखना है, क्या क्या नहीं देखना. ठीक है. नाउ इसमें सबसे मेन चीज जो मैंने भी आपको बताया था कि हम बेस शेयर कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट वाले में, दैट इज लीनियर में, स्टैटिक में. ठीक है. इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड था जिसमें मैंने कहा था कि अपन बेस शेयर कैलकुलेट करके वे डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल ओवर द स्ट्रक्चर. वो कैसे करते हैं उसका एक फॉर्मूला है. सॉरी, एंड इट कैन बी फाउंड फ्रॉम द क्लॉज 7.5.3 फ्रॉम आईएस कोड 1893. देखो क्लॉज चेंज हो सकता है, उल्टा सीधा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि कोड अभी नया भी आया 1893 आपका, दैट इज 2015 आ गया. ठीक है. 2016 आ गया. ठीक है. तो हो सकता है कि उसमें और इसमें थोड़ा सा कुछ चेंज हो जाए. ठीक है. मतलब आगे पीछे होगा, कोई ज्यादा दूर नहीं होगा. ठीक है. मैं आपके साथ कोड शेयर कर लेता हूँ एक बार. ठीक है. I'll go to, ठीक है. दिस इज आवर इंडियन स्टैंडर्ड कोड. ठीक है ना. क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर 1893 पार्ट 1. ठीक है. इफ यू गो अलोंग दिस थिंग, है ना, तो तुम्हारे पास अलग अलग क्लॉज आएंगे सारे, और इसके अंदर हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे है. ठीक है. ये एक एज का कैलकुलेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन का कैलकुलेशन है. ठीक है. ये भी अपन देखेंगे. इसमें सारी चीजें कैसे आ रही है, जेड ए बी सारी की सारी चीजें. ठीक है ना. ये कोड बहुत जरूरी है अगर आप लोग सीस्मिक डिजाइन के हिसाब से बिल्डिंग को डिजाइन कर रहे हो तो. ठीक है ना. सो विल मूव ऑन टू दैट आवर वीडियो अगेन. ठीक है. तो इट इज सेइंग VB इज इक्वल टू AHTA इनटू W. ठीक है. ये VB जो होता है वो बेस शेयर होता है. AHTA को बोलते हैं डिजाइन हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन स्पेक्ट्रम. ये अभी जो जस्ट मैंने पीछे तुमको फॉर्मूला दिखाया है ना, ये वही फॉर्मूला है. मतलब ये इसका फॉर्मूला है AST का. ठीक है. ये जहाँ पे I'll zoom it, ये. ठीक है. दिस टोटल फॉर्मूला इज डिजाइन सेस्मिक कोएफिशिएंट हम इसको कहते हैं. ठीक है ना. इसमें जो Z होता है इट इज योर सेस्मिक जोन. जैसे हमारा अगर उदयपुर की बात करें तो सेकंड सेस्मिक जोन है, मैं बताऊंगा कैसे निकालते हो. ऐसे बाय G जो होता है इट इज द डिजाइन एक्सलेशन कोएफिशिएंट.
ठीक है, ये भी मैं निकालना बताऊंगा अपन कैसे कैसे निकालते हैं इसको, ठीक है ना। आर इज द रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम रिडक्शन फैक्टर होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी मोमेंट रेजिस्टिंग बिल्डिंग है कि कैसे बिल्डिंग है, ठीक है ना। और आई इंपॉर्टेंस फैक्टर होता है, वो भी मैं समझाऊंगा कैसे निकालते हैं, तो हैंग ऑन, मैं धीरे धीरे बताता हूँ, ठीक है। सो वीबी इज इक्वल टू एएसटी इनटू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज द सिस्मिक वेट, पूरी बिल्डिंग का कितना वेट है, और ये भी आईएसए 1893 में बता रखा है, ठीक है, कि कितना वेट आपको लेना है, क्योंकि पूरा टोटल वेट तो काउंट करने जाओगे नहीं, ठीक है। सो दिस इज द सेम थिंग दैट आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि आपको इस क्लॉज में मिल सकता है एंड ऑल दैट। क्लॉज लगभग आपको सारी चीजें आसपास ही मिलेगी, यू नीड टू गो हियर एंड देयर, ठीक है। जेड होता है अपना सिस्मिक जोन फैक्टर, ठीक है ना। ये अपनी कौन सी टेबल से निकलेगा, आप जो भी 1893 लेते हो, अगर 2016 वाला लेते हो तो आपको ये जस्ट स्टार्टिंग के पेजेस में ही मिल जाएगा। आई विल शो यू, ये रहा, ठीक है। जैसे ये पेज नंबर 11 पे है और पुराने वाले पे शायद पेज नंबर 5 पे ऐसा कुछ है, ठीक है। तो जैसे मैप ऑफ इंडिया, आप इसमें जो भी सिटी पकड़नी है पकड़ सकते हैं। जैसे लाइट से मैं उदयपुर ले लेता हूँ, यहाँ पे उदयपुर ब्लू जोन के अंदर है, मैं ब्लू में आऊंगा तो वी आर इन दी जोन सेकंड, ठीक है। तो और अगर आपको कोई दूसरा लेना है, जैसे बैंगलोर लेना है, ठीक है, या मुंबई लेना है, तो यू कैन से कि वो जोन थर्ड में ऑल दैट, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन टेक द वैल्यू ऑफ जेड, तो आप उसमें से वैल्यू ऑफ जेड, और आपका ई टाइप मांगेगा जेड की वैल्यू, ठीक है ना। तो ये मैं वही वैल्यूज बता रहा हूँ जो मांगेंगे, ठीक है ना। तो ये z की वैल्यू अभी हमारे पास जोन सेकंड आ गया, नाउ वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ z फ्रॉम दिस टेबल, ये जोन फैक्टर की टेबल होती है। अभी मेरे वाले कोड में कहाँ पे है, अपने वाला जो कोड है उसके अंदर इफ यू गो डाउन, ठीक है, जूम आउट, ठीक है, इफ इन गो डाउन टू दी दिस, सॉरी ये तो रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम आ गया, एक सेकंड पीछे रह गया हूँ, ये रहा, थोड़ा आगे चला गया था, ठीक है। दिस टेबल नंबर 3 सिस्मिक जोन फैक्टर, अगर आपका जोन सेकंड है तो आपको z की वैल्यू 0.10 लेनी है, अगर थर्ड है तो आपको 0.16 लेनी है एंड सो ऑन। तो ये याद रखना, इस टेबल पर हमको आना पड़ेगा जब अपन ई टाइप में सिस्मिक डिजाइन कर रहे होंगे, दैट इज टेबल नंबर 3, ठीक है ना, फॉर z, ठीक है। देन ये z की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, व्हेन विल हैव द रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम फॉर सॉइल कंडीशन, दैट इज वो ऐसे बाय जो जी था वो निकलता है इस टेबल से, ठीक है ना। ये टेबल भी हमारा कोड के अंदर है, ठीक है। एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सॉइल यू आर हैविंग, ठीक है ना। आपके जो बिल्डिंग है वहाँ की सॉइल कैसी है, जैसे यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना, कि अगर आपकी टाइप 1 होगी, अगर आपकी रॉक हार्ड सॉइल है, ठीक है, रॉकी या हार्ड सॉइल है तो सॉलिड हम लेंगे, मीडियम है तो हम टाइप सेकंड लिखते हैं उसमें, अगर सॉफ्ट है तो हम टाइप थर्ड लिखते हैं, ठीक है ना। वो टाइप पूछेगा उसमें आपका कौन सा टाइप है, तो यू कैन गेट दी एसएजी वैल्यू फ्रॉम देयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास, दैट इज आर की वैल्यू, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर, ये तुम्हारा निकलेगा उस टेबल से जो अभी मैंने जस्ट आपको बताई थी, ठीक है। ये तो था हमारा जैसे फिगर नंबर टेबल, फिगर नंबर 2 था, ठीक है। और आपको जब रेस्पॉन्स रिडक्शन लिखना होगा तो इट विल बी इन द पेज नंबर दिस, दैट इज पेज नंबर 20 टेबल नंबर 9, ठीक है। रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर आर फॉर द बिल्डिंग, ये भी ईटैब आपसे मांगेगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को जब अपन उस फार्मूले में डालेंगे, विल गेट द बेस शेयर, और ईटैब क्या करेगा, खुद ब खुद बेस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एंड देन इट विल प्लॉट द डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई कैसा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है ना। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हमको बस ये जो सारी वैल्यूज है ऐसे बाय जी जो कि सॉइल की थी, वो आर यहाँ से हम ले रहे हैं, जेड हम निकाल रहे हैं, ठीक है, और जो वेट है वो मैं बताऊंगा कैसे करना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका जैसे आरसी बिल्डिंग विद ऑर्डिनरी मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम है तो आपको 3 लेना है, जो कि हमारा है अभी, ठीक है। स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग है, अगर रिजिडली सब फिक्स है तो 5 होगा, ऐसे सारी चीजों के लिए ब्रेसिंग सिस्टम है तो 4 है, ठीक है ना। इन सब के लिए आर की वैल्यू लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये अभी अपना नॉन लीनियर में, सॉरी अपना स्टैटिक में लीनियर ही चल रहा है, ठीक है ना। यूवी सबसे सिंपल है और तुम्हें स्टार्ट वहीं से करा रहा हूँ इसलिए, ठीक है ना। नाउ these are having the period of vibration, that is TA निकालना होता है, TA कैसा होता है, डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ बिल्डिंग वी आर हैविंग, ठीक है ना। TA is equal to 0.075 एंड ऑल दैट। फिर आता हमारा वेट कैसे निकालना है, जस्ट अभी यहाँ पे अपन ने देखा था, इसके जस्ट पास में ही है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ इम्पोज्ड लोड टू बी कंसिडर्ड इन कैलकुलेशन ऑफ सिस्मिक वेट, आप जो भी इम्पोज्ड लोड ले रहे हो उसका कितना परसेंटेज आपको इंक्लूड करना है सिस्मिक वेट के अंदर। तो अप टू एंड इंक्लूडिंग अगर आपका 3 तक है किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो उसका आपका 25% लेना है, और अबव 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर अगर आपका इम्पोज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो आपको उसको 50% लेना है, ठीक है ना। ये कैसे करना है वो मैं बताऊंगा। वैसे ई टाइप ये खुद ब खुद ही ले लेता है जब हम IS 1893 करते हैं ना तब, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को बेसिक पता हो इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दैट इज द स्टैटिक लीनियर एनालिसिस, ठीक है ना। तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से z हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज हमारा जोन से,
ऐसे बाय जी की वैल्यू सॉइल के टाइप से क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आर रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर हो गया, टी ए टाइम वाइब्रेशन हो गया, ठीक है। आई था इंपॉर्टेंस फैक्टर। इंपॉर्टेंस फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ, शेयर पीडीएफ, ठीक है। बिल्डिंग का एक इंपॉर्टेंस फैक्टर है जो इन लोगों ने डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। ये होगा आपका यहाँ पे टेबल नंबर 8 पे, ठीक है। सब आसपास ही, आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट सर्विस और कम्युनिटी बिल्डिंग अगर ऐसे वैसे कोई है तो अपन 1.5 देते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट होगा उसको 1.5 देते हैं। ऑल अदर बिल्डिंग्स होते हैं उसको 1 देते हैं। जैसे अभी अपन मान के चलते अपनी लेट से रेजिडेंशियल बिल्डिंग है ऐसा कुछ है, तो या तो अपन 1 ले सकते हैं, नहीं तो यहाँ 1.2 है तो 1.2 ले सकते हैं, ठीक है ना। विद ऑक्यूपेंसी मोर देन 200%, जैसे हमारे वाले में 200% हो सकता है तो विल टेक 1.2, ठीक है ना। तो फ्रॉम हियर वी कैन टेक दी वैल्यू ऑफ आई। तो इन सबसे कैलकुलेट करके वो सॉफ्टवेयर AHTA कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। AHTA जो हमारा है उसको हम लोग यहाँ रखेंगे, और वेट भी वो हमारी बिल्डिंग के अनुसार कैलकुलेट करके शेयर फोर्स खुद ले लेगा और खुद ब खुद ही शेयर फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। एंड व्हेन इट डिस्ट्रीब्यूट देन इट विल रेस्पॉन्स दी इट विल प्लॉट दैट रेस्पॉन्स ऑफ द बिल्डिंग कि वो कितना y में x में मूव करेगी नॉल, ठीक है। छोटी बिल्डिंग्स के लिए बहुत काम आएगा। अगर तुम लोग जब भी छोटे स्ट्रक्चर पे काम करो तो स्टैटिक में लीनियर एनालिसिस करना, दैट इज इक्विवेलेंट स्टैटिक मेथड, जो कि बहुत इजी रहेगा, ठीक है। अब मैंने कहा था आज तो हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, टाइम भी नहीं बचा है, तो अपन कल क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। Okay, basically, this was the just important video to understand regarding firstly कि earthquake structure क्या होता है, ओके उसमें क्या क्या रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स या फिर मेंबर्स यूज करता है, सच एज shear wall, infill wall, dampers, base isolation. देन ही एक्सप्लेन ऑल्सो कि एनालिसिस कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं, बिकॉज सिस्मिक एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट होता है ई टैब में या फिर कौन से भी स्ट्रक्चर में, ओके। सो उसमें टाइम हिस्ट्री, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, ये सब चीज़ें बताई, ओके। सो व्हाट यू हैव टू डू, ये वीडियो आप फिर से देखना, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ओके। एंड आई विल ऑल्सो शेयर वन PDF विथ यू। एक बुक है, एक्चुअली ME लेवल का बुक है, वो पोस्ट ग्रेजुएशन का बुक है स्ट्रक्चर का, श्रीखंडे अग्रवाल का बुक है। उसमें उन्होंने एक्चुअली बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। व्हाई आई एम सेइंग, बिकॉज सम क्वेश्चन विल बी अराइज। एक्सप्लेन तो मैं करते रहूँगा, डिज़ाइन हो जाएगा, बट क्वेश्चन क्या होगा कि सर यहाँ पे ऐसा ही क्यों है, वैसा ही क्यों है। बिकॉज ई टैप मोस्टली जिनका बी अभी हो गया है उनको समझ में आएगा, बिकॉज आई थिंक सो SD3 में अर्थक्वेक के इन स्टेप्स के बारे में है उसमें, ओके। शायद मोस्ट ऑफ नंबर्स यहाँ पे बी के ही है, मतलब जिनका भी 7th सेम चल रहा है, ओके। सो ये मैं कुछ वीडियोस या फिर कुछ नोट्स भेज दूँगा, उसे आप देखिए। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस फर्स्ट मेथड, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस, डे आफ्टर टुमारो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, then linear static analysis, okay. So for today we will just conclude this lecture today. So this was the video which we were discussing, okay. Firstly discuss regarding seismic structure क्या होता है, ओके। अर्थक्वेक उन्होंने समझाया, रिक्टर स्केल उन्होंने समझाया। उसके बाद जो रजिस्टर स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में उन्होंने वो समझाया, ओके, सच एज शेयर वॉल, बेस आइसोलेशन। उसके बाद मेथड समझाया उन्होंने, टाइम हिस्ट्री, रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, एज वेल एज IS कोड में से कौन से पैरामीटर्स लगेंगे फ्रॉम SFIG, ZRI, एज वेल एज 875 में हमने विंड लोड का देखा था, वो भी डिस्कस किया था 20 अक्टूबर को, ओके। ये सब 2-3 वीडियोस आप फिर से रिवाइज कीजिए, ओके। देन फ्रॉम टुमारो वी विल डिस्कस फर्स्ट मेथड, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस ऑन सेम स्ट्रक्चर जिस पे हम काम कर रहे हैं ना, लास्ट वीक में हमने काम किया था, उससे पे हम फिर से एनालिसिस का पार्ट करेंगे, okay, where we will apply time history analysis, then we will apply on second day response spectrum, then we will apply linear static analysis, okay, then our seismic part will be over, okay. So अभी मैं आपके कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस लिंक भेज देता हूँ, उसे आप भर दीजिए, ओके।
अगर इसमें कोई आपको डाउट हो तो आप मुझे मैसेज करिए या फिर अभी पूछ लीजिए. ओके, because why I'm telling you, because this video is very important. Along with that I am telling you one more book is there. एक बुक मुझे अगर मिल गया है PDF तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूंगा. ओके, श्रीखंड अग्रवाल एक बुक है अर्थ पे एक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर का, उसे आप पढ़िए अच्छे से, उसमें ये स्टेप्स है उसमें. ओके, सो इसलिए मैंने आपको बोला वो PDF अगर मुझे मिल जाए तो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा. ओके, सो फॉर टुडे हम इतना ही ले लेंगे. ओके, कल हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग टाइम स्टे एनालिसिस और लीनियर और रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम. ओके, प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो अगेन. ये वीडियो आपके साथ में शेयर करूँगा. ऑल्सो बुक में आपको भेज दूंगा श्रीखंडी अग्रवाल का, उसमें कौन से पेज नंबर पे है ये सब चीज़ें, ये इम्पोर्टेंट ही है आपके लिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले रीड कीजिए. ओके, so okay, now I will conclude the lecture. Thank you so much. Have a nice day.